आपने दिल्ली में हुए आफताब श्रद्धा कांड के बारे में तो सुना ही होगा। आज की कहानी भी ऐसे ही एक मिलते जुलते केस के बारे में होने वाली है, जो कि इसी साल जून के महीने में मुंबई शहर से सामने आई। इस केस में विक्टिम को बड़ी ही बेरहमी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप जरूर दहशत में आ जाएंगे। विक्टिम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे प्रेशर कुकर में उबाला गया और यहाँ तक कि कुछ टुकड़ों को तवे पर फ्राई भी किया गया। ऐसा क्या हुआ था इस केस में जिसने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था? सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। उससे पहले मैं वासु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कर्म्या कांड पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे इस नए चैनल पर स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कर्म्या कांड पर कोई भी नई स्टोरी मिस ना करें। आज की कहानी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग और दर्दनाक होने वाली है, तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि आप अगर मैच्योर इनफ है ऐसे कंटेंट को देखने के लिए तो ही इस कहानी में आगे बढ़े। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ और जानते हैं क्या हुआ था इस दर्दनाक कांड में। ये कहानी शुरू होती है मुंबई थाने के मीरा रोड से। इस मीरा रोड पर गीता आकाशदीप अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी है जहां पर कई परिवार रहते हैं। तो इसी अपार्टमेंट में जे विंग के 7वें फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। इनमें से 3 फ्लैट के लोग आपस में काफी घुल मिल कर रहा करते थे, पर फ्लैट नंबर 704 में जो लोग रहते थे वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे और अपने में ही रहा करते थे। 704 नंबर वाला ये फ्लैट मनोज साने नाम के एक आदमी ने किराए पर लिया हुआ था, जिसकी उम्र 56 साल थी और वो वहाँ एक 32 साल की महिला के साथ रहता था। सभी सोसाइटी वालों को यही लगता था कि दोनों पति पत्नी हैं, पर खैर ये लोगों का अंदाजा ही था क्योंकि ये पूछने का उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो दोनों ना किसी से ज्यादा बातचीत किया करते थे और ना ही सोसाइटी के किसी फंक्शन में आया करते थे। तो दिन था सोमवार 5 जून 2023 का। सुबह से ही 7वें फ्लोर के फ्लैट्स में रह रहे लोगों को एक काफी ज्यादा तेज गंध आने लगती है और सबसे ज्यादा तेज गंध 703 फ्लैट में रह रहे श्रीवास्तव फैमिली को आती है। पर उन्हें लगता है कि शायद कोई चूहा मर गया होगा और इसके अलावा सोसाइटी में साफ सफाई का काम भी चल ही रहा था। तो उन्होंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद इसी वजह से ये गंदी स्मेल आ रही होगी, पर बदबू लगातार बनी हुई थी। तो तंग आकर उन्होंने अपना घर छान मारा कि कहीं उन्हें कोई मरा हुआ चूहा मिल जाए। इसके अलावा उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी इस बारे में बात की, पर उन्हें भी बदबू तो आ रही थी, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि बदबू आ कहां से रही है। तो आखिर में 703 में रह रहे श्रीवास्तव फैमिली सोसाइटी के ऑफिस में जाकर कंप्लेन करवा देती है कि उनके 7वें फ्लोर पर काफी ज्यादा तेज गंध आ रही है। दिन बीतते हैं और 5 जून से 7 जून का दिन आ जाता है और बदबू कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर अभी तक 7वें फ्लोर पर रह रहे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बदबू आ कहां से रही है। खैर इसी बीच फ्लैट नंबर 703 में रह रहे सोमेश श्रीवास्तव सोचते हैं कि फ्लैट नंबर 704 में भी एक बार पूछ लिया जाए, क्या पता उनके यहाँ कोई चूहा मर गया हो। सोमेश अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और फ्लैट नंबर 704 की तरफ बढ़ता है। चलते चलते उसे महसूस होता है कि ये बदबू कहीं और से नहीं बल्कि फ्लैट नंबर 704 से ही आ रही है। अब क्योंकि उस फ्लैट पर कोई डोरबेल मौजूद नहीं थी तो वो दरवाजे पर नॉक करता है, पर काफी समय तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। 704 के बाहर कुछ देर इंतजार करने के बाद सुमेश को फील होता है कि अभी इस फ्लैट से जो बदबू आ रही थी वो धीरे धीरे खुशबू में बदल रही है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने फ्लैट के अंदर काफी ज्यादा रूम स्प्रे इस्तेमाल किया हो। अब इस पॉइंट पर सोमेश के दिमाग में आफताब श्रद्धा मर्डर केस आने लगता है और उसे अंदेशा होता है कि क्या पता इस फ्लैट में कुछ गलत ना हुआ हो, क्योंकि अचानक से ही दरवाजा नॉक करने पर फ्लैट से आ रही बदबू को रूम फ्रेशनर से छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लगातार दरवाजा नॉक करने के बाद भी अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता है। इसके बाद सोमेश वहां से ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल जाता है। इसके 10-15 मिनट बाद ही सोमेश को 704 में रह रहा मनोज साने अपार्टमेंट के नीचे ही मिल जाता है और वो मनोज से कहता है कि आपके फ्लैट से पिछले 3 दिनों से तेज बदबू आ रही है, तो आप एक बार अपने फ्लैट को चेक कर लीजिए, क्योंकि इससे हम पड़ोस में रह रहे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।
ये सुनकर मनोज कहता है कि हाँ, बदबू तो मुझे भी आ रही है, पर मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मैं शाम को आकर चेक करता हूँ कि बदबू कहाँ से आ रही है। ये कहकर मनोज वहां से निकल जाता है, पर यह बात सोमेश को काफी खटकती है कि मनोज इतनी तेज बदबू आने के बावजूद इस बात को इग्नोर करके निकल गया, और इसके अलावा वही गंध उसे मनोज के पूरे शरीर से भी आ रही थी। मनोज के वहां से जाने के तुरंत बाद ही सोमेश सोसाइटी ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां सबको बताता है कि 7वें फ्लोर में पिछले 3 दिन से जो तेज गंध आ रही है वो फ्लैट नंबर 704 से आ रही है। इसके अलावा रूम फ्रेशनर और मनोज के शरीर से वही सेम स्मेल आने की बात वो वहां पर मौजूद लोगों को बता देता है, और आफ्ताब श्रद्धा केस का रेफरेंस देते हुए कहता है कि उसे शक है कि उस रूम में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सोसाइटी वालों ने भी इस बात की गंभीरता को समझा और फौरन ही पुलिस को कॉल किया। इसके बाद पुलिस की एक टीम मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप अपार्टमेंट नाम की इस सोसाइटी पर आती है और सीधा ही फ्लैट नंबर 704 पर पहुंच जाती है। खैर अभी भी फ्लैट का दरवाजा लॉक्ड ही था, तो पुलिस वालों के पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो सोसाइटी वालों को गवाह बनाकर मजबूरन दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही रूम फ्रेशनर और एक गंदी सी बदबू मिक्स होकर उस फ्लैट से बाहर आने लगती है। खैर पुलिस मुंह पर रुमाल रखकर ड्राइंग रूम में एंटर होती है और उन्हें अपने ठीक सामने एक ट्री कटर नीचे पड़ा हुआ दिखता है जो कि खून में सना हुआ था। इसके बाद पुलिस वाले बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक शीट बेड पर बिछी हुई दिखती है। वहां पर उन्हें कमरा साफ दिखता है, पर जैसे ही वो कमरे के कोने में एक लटकती हुई चीज को देखते हैं उनका दिल दहल उठता है, क्योंकि जो चीज उन्होंने बेड के कोने पर दीवार से लटकती हुई देखी वो कुछ और नहीं बल्कि एक महिला के बाल चोटी समेत दीवार पर लटके हुए थे। ये देखने के बाद पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस फ्लैट में कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है। पर यह तो वहशीपने की बस शुरुआत भर थी, क्योंकि जब पुलिस उस बदबू को फॉलो करते हुए किचन में दाखिल होती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये क्राइम सीन आफ्ताब मोनिका मर्डर केस से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक था। किचन में 2 प्लास्टिक की बाल्टियां और एक टब मौजूद था जिसमें खून ही खून भरा हुआ था, और उनके अंदर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखे हुए थे। शरीर को इतने छोटे टुकड़ों में काटा गया था कि ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किसी इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। इसके अलावा वहां पर एक प्रेशर कुकर के अंदर मांस के कुछ उबले हुए टुकड़े पड़े हुए थे और पास ही में एक मिक्सर ग्राइंडर मौजूद था जिसमें इन टुकड़ों को पीसा गया था। कुछ मांस के टुकड़े गैस स्टोव पर रखे हुए तवे के ऊपर भी मौजूद थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मांस को तवे पर रोस्ट किया गया हो। इसके अलावा तवे के पास में 2 स्टील के चम्मच भी पड़े हुए थे जिनका इस्तेमाल शायद मांस के टुकड़ों को पलटने के लिए किया गया था। तो चलिए सुनते हैं 7 जून को क्राइम सीन पर मौजूद मनोज के पड़ोसी सोमेश श्रीवास्तव का एक इंटरव्यू। अंदर गए थे, क्या कुछ आपने देखा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, अब अंदर गए थे तो ताला तोड़ के गए थे, तो अंदर कटर रखा था, फूड कटिंग कटर रखा था, और अंदर गए थे तो ट्री कटिंग मशीन रखा था। अच्छा। हाँ, और बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक रखा था, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। अच्छा। बस सब चीज़ किचन में थी, मतलब 3 बाल्टियाँ भरी थी, उसमें बॉडी पार्ट्स डिसमेंटल किए रखे हुए थे, लेकिन वो पूरा मतलब डिमोलिश हो, मतलब स्मेल कर रहे थे और वो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें कौन सा बॉडी पार्ट है वो। खाली एक चीज़ दिखा था, थाइज रखा था बाल्टी में, लेकिन वो कंफर्म नहीं थाइज ही था वो। अच्छा। और लेडी का बाल काट के चोटी वहाँ फेंका हुआ था। तो मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए। तो मैं गया, नॉक किया, तो फर्स्ट नॉक में कोई रिस्पांस नहीं था, तो सेकंड नॉक किया तो उन्हें रूम फ्रेशनर मारने लगे घर में, वो आवाज़ करके पूरा रूम फ्रेशनर मारने लग गए। सेकंड नॉक में आपको वो स्प्रे का आवाज आया? एक आवाज आया, पूरा दरवाजे पे मारा उन्हें, पूरे रूम में मारा, और पूरा इमीडिएट पूरा लॉबी में पूरा स्मेल हो गया रूम फ्रेशनर का। रूम फ्रेशनर का स्मेल। तो मैं 99% श्योर हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ रहता तो वो खोलते तो दरवाजा, हमने 1-2 बार खुलवाया कुछ काम के लिए तो खोला है। ये घिनौना क्राइम सीन देखकर पुलिस को समझ आ गया था कि यहाँ विक्टिम एक महिला थी। क्राइम सीन की जांच करते करते दिन से शाम हो जाती है और इन सब चीजों से बेखबर मनोज सोसाइटी में एंटर करता है और सीधा ही लिफ्ट की मदद से 7वें फ्लोर पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है उसे 7वें फ्लोर पर काफी हलचल दिखती है और उसे ये समझते देर नहीं लगती है कि ये हलचल का मेन रीजन कुछ और नहीं बल्कि उसका फ्लैट ही है। अब ये सब देखकर वो अपना मुंह छिपाता है और नीचे की ओर जाने लगता है। तभी जिस ब्रोकर ने उसे किराए पर रूम दिलाया था वो उसे
पहचान जाता है और वो जोर जोर से शोर करने लगता है। शोर सुनकर सभी लोगों का ध्यान मनोज की तरफ चला जाता है और वो मनोज को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मनोज को क्राइम सीन पर लेकर जाया जाता है और बंद दरवाजे के पीछे उससे पूछताछ की जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि ये किस महिला का शरीर है जो उसके फ्लैट में इस हालत में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मनोज साने अपना मुंह खोलता है और पुलिस को बताता है कि ये उसकी पत्नी सरस्वती वैद्या है, जिसके साथ वो इस फ्लैट में पिछले 5 साल से रह रहा था। वो आगे बताता है कि उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि सरस्वती को उस पे शक था कि उसका किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। इसके बाद वो बातों को घुमाने की कोशिश करता है और बयान देता है कि एक दिन जब वो अपना काम धंधा निपटाकर घर वापस लौटता है तो देखता है कि सरस्वती बेडरूम में जहर खाकर मृत पड़ी है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उसे लगता है कि वो पुलिस को इस बारे में बताएगा तो शायद पुलिस उसे ही दोषी मानकर पकड़ लेगी। इसलिए उसने प्लान बनाया और सरस्वती के शरीर को डिस्पोज करने का सोचा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात कबूली कि उसे बॉडी को टुकड़ों में काटने का आइडिया आफ्ताब श्रद्धा केस से ही आया था। खैर, उसने बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए एक ट्री कटर का इस्तेमाल किया और सरस्वती के शरीर को सर से लेकर पांव तक टुकड़ों में काटने के बाद उसने टुकड़ों की प्रेशर कुकर में सीटी लगवाई ताकि हड्डियां और मांस अलग अलग हो जाए और वो उसे आसानी से मिक्सर ग्राइंडर में पीस सके। इसके अलावा उसने उबले हुए मांस के कुछ टुकड़ों को तवे पर फ्राई भी किया ताकि स्मेल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ये सब करने के बाद बारी थी बॉडी को ठिकाने लगाने की। तो आप सोच कर देखिए, शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उसने वो मांस के टुकड़े स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना शुरू कर दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि कोई इंसान इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, और वो भी अपनी खुद की पत्नी के साथ। खैर, मौकाए वारदात पर बयान लेने के बाद पुलिस मनोज साने को गिरफ्तार कर लेती है और आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। खैर, इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी फ्लैट नंबर 704 में पहुंच जाती है और वहां से अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट करना शुरू करती है। वो किचन में पड़े हुए बचे कुचे बॉडी पार्ट्स को जांच के लिए सर जे हॉस्पिटल भेज देती है और क्राइम सीन से एक ट्री कटर, नीलगिरी तेल की 5 बोतल, एक तवा, 2 चम्मच, एक प्रेशर कुकर, एक मिक्सर ग्राइंडर, 2 प्लास्टिक की बाल्टियां और एक टब बरामद करती है। इन सब चीजों का इस्तेमाल मनोज ने शरीर को ठिकाने लगाने के लिए किया था। पुलिस ने मनोज से पूछताछ जारी रखी और वो बार बार ये कहता है कि उसने बॉडी को सिर्फ ठिकाने लगाया है, सरस्वती को मारने में उसका कोई हाथ नहीं है। पर पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और पुलिस कोर्ट से 16 जून तक के लिए उसकी कस्टडी मांगती है। इसके बाद उससे नए सिरे से पूछताछ की जाती है और अब वो पुलिस को पूरी कहानी बताना शुरू करता है। मनोज साने अहमदनगर का रहने वाला था और वो एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता काफी समय पहले ही गुजर चुके थे और वो अनाथ हो चुका था। बोरीवली में उसका एक फ्लैट भी था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मनोज पढ़ने लिखने में काफी तेज था और उसने ITI से टेक्नीशियन का कोर्स भी किया था। उसे उम्मीद थी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, पर उसे नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उसने बोरीवली के भाभाई नाके पर एक राशन की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया, जहां उसे 5,000 रुपए महीना पगार मिलता था। वो आगे बताता है कि 15 साल पहले यानी कि साल 2008 में इसी दुकान में काम करते हुए एक दिन उसकी मुलाकात सरस्वती वैद्या से होती है, जो कि उससे उम्र में लगभग 20 साल छोटी थी। सरस्वती के परिवार में उसके अलावा उसकी 4 बहनें भी थी और वो 5 बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता काफी समय पहले ही अलग हो चुके थे। फिर कुछ वक्त के बाद जब उनकी माँ का देहांत हो गया तो सभी बहनें अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में रहने लगी। कुछ सालों तक अहमदनगर के अनाथ आश्रम में रहने के बाद साल 2008 के आसपास सरस्वती काम की तलाश में मुंबई चली जाती है और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ उसकी मुलाकात राशन की दुकान पर मनोज साने से होती है। अब क्योंकि दोनों ही अहमदनगर से थे तो दोनों में जल्द ही अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। रिलेशनशिप में आने के बाद मनोज साने ने अपने बोरीवली वाले फ्लैट को 35,000 रुपए महीना किराए पर चढ़ा दिया और मीरा रोड पर बने गीता आकाशदीप सोसाइटी के जे विंग के 7वें फ्लोर पर 10,000 रुपए महीना किराए पर एक 2 BHK फ्लैट ले लिया, जहां वो सरस्वती के साथ पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था।
दोनों ने कुछ वक्त के बाद शादी करने का मन बना लिया, पर क्योंकि दोनों की एज में काफी सालों का अंतर था तो सरस्वती की बहनों ने उसे काफी समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। उसकी बहनों के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि दोनों शादीशुदा हैं, और जब भी सरस्वती मनोज को किसी से मिलवाती थी तो उसे अपना मामा कहकर इंट्रोड्यूस करवाती थी। खैर टाइम बीतता गया और दोनों के बीच झगड़े होने लगे, क्योंकि सरस्वती को मनोज के ऊपर शक था कि उसका किसी और महिला के साथ अवैध संबंध है। इसके साथ ही कुछ समय पहले ही मनोज जिस राशन की दुकान पर काम करता था उस दुकान का लाइसेंस खत्म होने की वजह से दुकान बंद हो जाती है और मनोज की नौकरी इस वजह से चली जाती है। आर्थिक तंगी और रोज रोज हो रहे झगड़ों की वजह से एक दिन बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सरस्वती के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और इस हमले की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। 7 जून 2023 को मनोज को सरस्वती के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ये अंदाजा लगा रही थी कि सरस्वती की मौत 4 दिन पहले ही हो चुकी थी। अब मनोज ने ये तो कबूल कर लिया था कि उसने सरस्वती वैद्या की हत्या की है, पर वो एक सातिर कातिल की तरह बार बार अपना बयान बदल रहा है। कभी वो कहता है कि उसकी पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी की है, कभी कहता है कि उसने सरस्वती को कुछ दिनों तक जहर दिया और स्लो पॉइजनिंग कर उसे मार दिया, और कभी वो कहता है कि उसने चाकू मारकर उसकी हत्या की है। शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसने बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं कि ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि सरस्वती की मौत जहर खाने से हुई या चाकू मारने से। और इसके अलावा वो आधे से ज्यादा बॉडी को पहले ही ठिकाने लगा चुका है और जो टुकड़े बचे हुए थे उससे ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है कि ये खुदकुशी है या कत्ल। दुख की बात यह है कि अगर पुलिस मनोज से सच नहीं उगला पाई तो शायद वो कानून के लूप होल का इस्तेमाल कर अपनी असल सजा से बच भी जाए। खैर अभी इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है और मनोज पुलिस हिरासत में है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में सरस्वती वैद्या को इंसाफ मिलेगा या नहीं। तो ये कहानी थी सरस्वती वैद्या नाम की महिला की, जिसे बड़ी ही बेरहमी से टुकड़ों में काटकर प्रेशर कुकर में उबाला गया था। ये भारत की पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए टुकड़ों में काटा गया हो, क्योंकि आजाद भारत में 1954 में पहली बार ऐसी घटना कोलकाता से सामने आई थी और ये केस कुछ समय के लिए मिस्ट्री बन चुका था, पर एक कप सिरप की बोतल ने कातिल का पर्दाफाश कर दिया। अगर आप ये कहानी सुनना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर इस कहानी को सुन सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली बार मैं नई स्टोरी के साथ आपसे मिल सकूं। आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा कर्म्या कांड के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।